चले, ये था आपका प्लेस ऑफ सिटिंग। प्लेस ऑफ सिटिंग कहीं पे भी हो सकती है, ठीक हो गया। वो डिस्ट्रिक्ट जज ने बता देना कि ये फलां जगह पे डिस्ट्रिक्ट जज प्लेस ऑफ सिटिंग होगी, ठीक हो गया। आगे आपका द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अच्छा, ये अब कोई बताएगा कि हम जब दावा दायर करते हैं तो उसके साथ क्या क्या लगाते हैं? वो नो मैटर फैमिली दावा है या सिविल दावा है, तो उसके साथ दावे के साथ हम क्या क्या लगाते हैं? हम्म हम एक लिस्ट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर आर्डर 7 रूल 26, जिसको हम लिस्ट ऑफ हेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह कहते हैं। हम्म और जो सारे डॉक्यूमेंट जो हमारी पोजीशन में होते हैं वो लगाते हैं, वो लिस्ट देते हैं जिसे हम अपेंडेड बोलते हैं। और हम्म वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम एंटर करते हैं जो हमारी पोजीशन में नहीं होते। हम्म और जो विटनेसेस होते हैं, विटनेसेस के एड्रेसेस वगैरह वो सब चीजें भी हम लगाते हैं। हम्म ठीक है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा कि फैमिली तमाम जब दायर करते हैं तो साथ क्या क्या लगाते हैं? एनीवन? जी सर, सर एक तो तलबाना लगेगा, हाँ जी, वकालतनामा, हाँ और जी। इसके अलावा जदूल वाहन के लिए लगेगा, हम्म और इसके अलावा जो है ना इंडेक्स भी इसमें लगेगा, हम्म और वकालत पर्सन वगैरह ठीक हो गया। और कोई बताना चाहे? सर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिन पे हम इन्हिसार करते हैं, फॉर एग्जांपल दावे के साथ, अब हम जब फैमिली कोर्ट में दावा करते हैं तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट हमारे पास निकाहनामा होता है। हाँ जी। निकाहनामा में फिर जो मतलब उसमें निकाहनामे में हम देखते हैं दूल्हा के विटनेसेस, दुल्हन के विटनेसेस, निकाह के विटनेसेस, मौलवी वगैरह उनकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में आ जाती है। फिर हम्म जिस वजह से, जिस चीज की वजह से फॉर एग्जांपल कोई इशू हम में अराइज हो, उसके कोई गवाहान हो तो वो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर शौहर ने बीवी को मारा और कोई पुलिस रिपोर्ट हुई हो, कोई ऐसे हो, उसकी नकलमद रिपोर्ट या एफआईआर वो उसके साथ ऐड हो जाती है। इसके हम्म अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मतलब जो घर की प्रॉपर्टी जो चीज वो तो निकाहनामा में होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई कागजात हो वो इस तरह मतलब हम लोग जो लिस्ट ऑफ डाउरी आर्टिकल्स हो गए, जो चीजें मतलब अगर बीवी अपने मायके आई हुई हो तो वो जो जो चीजें वहां पे रहती हैं वो सारा सामान, उनकी लिस्ट ऑफ डाउरी आर्टिकल्स वगैरह, वो मतलब अगर रसीदें हों जिससे आपने परचेजिंग की थी वो रसीदें हो, वो सारा मतलब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि हम किसी भी पैरा में जिस चीज के बारे में हम जिक्र करते हैं और उसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हम एक फाइल के साथ लगाते हैं। और इसके अलावा मतलब मुदालहम के लिए प्लेंट की कॉपीज वगैरह, इस तरह ये सारी चीजें लगाते हैं। हाँ जी, ठीक है, सही बताया आपने। सर यानी ये कि जिस चीज के बारे में मतलब ये बात सही कि दावत जिस चीज का होगा तो उसके उसके मुतल्लका जो डॉक्यूमेंट्स है वही लगाए जाएंगे। हाँ जी, हाँ लाइक जी। अगर डावरी आर्टिकल्स के बारे में है तो हम उन आर्टिकल्स की रसीदें लगाएंगे अगर वो हमें चाहिए, ठीक है। हम्म और साथ में कानामा तो लगेगा ही, ठीक है। लिस्ट लिस्ट मतलब वो होती है अगर स्पॉन्ज हम जैज की। खुला, अगर हमें खुला खुला चाहिए तो उसके लिए निकाहनामा ही काफी है, ठीक है। तो मतलब जिस निकाहनामा चीज मैडम के ना हो तो फिर भी तलाक हो जाएगी, खुला हो जाएगा? बिल्कुल सर, हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ हो जी। सर जाएगा पहले मेरे ख्याल। पहले टाइम में तो मतलब जो है ना निकाहनामा होता भी नहीं था। अभी भी काफी विलेजेस में, काफी इलाके में जहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे मतलब निकाहनामा वगैरह ऐसा होता ही नहीं है। अब रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया है जिसमें जो है ना मतलब हस्बैंड जो है वो दुबई में है और उनकी वाइफ जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में है। तो उन्होंने मतलब औरली निकाह कर लिया फोन पे, औरली एक दो गवाह और एक सफेद कागज पे कुछ लिख दिया, उस पे किसी का सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब निकाहनामा जरूरी नहीं है सर। हम्म यहाँ पे ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि
वो बीवी का मान लेना कि मिस्टर ए मेरा हस्बैंड है, इनफ है, इनफ प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक हो गया। जैसे हमने वो पीछे पढ़ा भी था कि वो जो आर्टिकल जो 46(3) है, कि वो जो स्टेटमेंट देती है कि कोई बंदा अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, नहीं देता जब तक वो सच ना हो। अब वो बीवी कह रही है कि फलां बंदा मेरा हस्बैंड है, वो अपने अगेंस्ट दे रही है ना कि वो मेरा हस्बैंड है। जब तक वो ठीक नहीं है वो क्यों कहेगी ऐसा? ठीक हो गया। तो उस सूरत में ये होता है कि आप उसका एफिडेविट दे देते हैं अदालत में। अदालत कहते हैं कि अदालत को वो कहती है कि मैं हलफ पे कहती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, बस वो एफिडेविट इनफ होता है। एनी हो, अब सारे लिख लें जो जो इसके साथ फैमिली दावे के साथ जो आपने साथ चीज़ें लगानी है, वो दावा जब दायर करते हैं। आज जब ये पढ़ रहे हैं तो इस क्लास के बाद आप इतनी हो जाएंगे कि आपके पास कोई भी फैमिली केस आ जाता है तो आप इस एक कॉम्पिटेंट वकील की तरह वो केस लड़ सकते हैं और केस विन कर सकते हैं। दावा दायर अच्छा करने सर, सर सॉरी, मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा था, वो बात मेरे जहन में वो है, तो उसमें से वो किसी की कॉल आई थी, एक लॉयर थी, उसने उससे पूछा था कि मेरा निकाहनामा नहीं है। उसने उससे पूछा था ना, कोई क्वेश्चन किया था, तो उसने कहा कि आपके निकाहनामा है? तो उसने कहा नहीं, मेरा निकाहनामा नहीं है। तो उसने उससे कहा कि अच्छा, फिर इसके लिए आपको दावा इस्तकरार हक दायर करना होगा, तो ये ठीक है? मैडम, जो टीवी पे बैठे होते हैं ना, टीवी पे जो बैठे होते हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। ठीक है, आपके पास मेरा ख्याल है ज़्यादा नॉलेज होगा, उन लोगों से भी ज़्यादा नॉलेज होगा। हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली हम दावे कर रहे हैं। मैंने कोई 70 केसेस 70 तलाक के दावे डिग्री करवाए हैं जिनमें निकाहनामा था ही नहीं। ठीक हो गया। तो उनको वो नहीं पता होता। बाकी एक एक बात उनकी इतनी हद तक ठीक है कि उस निकाहनामे में कोई मतलब पहले था ना, अब इन्होंने रखा है कि थोड़ी अमेंडमेंट की है कि निकाहनामे से रिलेटेड कोई भी अगर केस बनता है तो आपने वो भी फैमिली कोर्ट में करना है। पहले ये था कि निकाहनामे में कोई मसला आ जाता है तो फिर वो डेक्लरेशन इस्तकरार हक का दावा दायर कर सकते थे कि उस चीज़ को डिक्लेयर कराना कि वाकई ऐसा था। जैसे कि निकाहनामे में 5 लाख है, वो बीवी कह रही है कि नहीं वो मेरा तो 50 लाख था। तो उसके लिए फिर वो कोर्ट में सिविल कोर्ट में दावा करती थी इस्तकरार हक का कि ये इस चीज़ को मेरा राइट माने, इस चीज़ को डिक्लेयर करें। ठीक है, इस्तकरार ये होता है हक होता है कि मतलब हक को डिक्लेयर करना, राइट को डिक्लेयर करना। डेक्लरेशन का सूट उसके कहते हैं, डेक्लेरेटरी सूट को डिक्लेयर करना, राइट को डिक्लेयर कर देना। ठीक हो गया। तो वो सिविल कोर्ट्स में जाती थी, लेकिन वो अब अमेंडमेंट हुई है 2015 में, तो वो भी अब फैमिली कोर्ट में होगा। यानी निकाहनामे को साबित करने सर के लिए डिक्लेरेशन सूट नहीं होता? हाँ जी, डेक्लरेशन सर एक सूट क्वेश्चन नहीं था होता जी। सर। अगर बंदा कह देता है जज के सामने, औरत कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, और औरत के पास निकाहनामा भी नहीं है, निकाह ओरिजिनल भी नहीं है, कापी भी नहीं है, और वो जो बंदा है वो कह देता है कि ये तो मेरी बेगम ही नहीं है, तो फिर उस सूरत में फिर एविडेंस रिकॉर्ड, एविडेंस होगी उनकी, दोनों की एविडेंस रिकॉर्ड होगी। फिर कोर्ट की मर्जी फैसला करे या ना करे, जो मर्जी फैसला कर दे। उस सूरत में तो वो ओके सर। मैटर ऑफ एविडेंस बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर कोर्ट इशू फ्रेम करेगी whether the plaintiff has whether plaintiff got married with defendant, legally got married with defendant। ये मुद्दइया पे आ जाएगी, मतलब उस बीवी पे आ जाएगी। उसने प्रूव करना है, ओपीपी उसने प्रूव करना है। आगे एक और इशू फ्रेम कर देने के whether the suit of plaintiff is liable to dismiss with compensatory cost या with cost। ये फिर ओपीडी आ जाएगा, डिफेंडेंट पे आ जाएगा। उसके हस्बैंड ने प्रूव करना है, हस्बैंड ने बताना है कि ये दावा खारिज है, दावा नहीं बनता, ये मेरी बीवी नहीं है। बीवी ने ये प्रूव करना है कि ये मेरा हस्बैंड है, उसने प्रूव करना है। तो देन ये मैटर ऑफ एविडेंस बन जाएगा। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जी लिख लें कि एक दावे के साथ आपने क्या क्या चीज़ें लगाना होता है फैमिली दावे के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो प्लेंटिफ है, ठीक है, उसका उसकी फोटो या उसका आईडी कार्ड।
ठीक है। अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड की कॉपी, नहीं तो फिर उसकी पिक्चर साथ लगेगी दावे के साथ। फिर आ जाएगा दावा, जो आपने रिटर्न प्लेट तैयार किया है वो आ जाएगा। तो किसकी तस्वीर? उस जो प्लेंटिफ की, प्लेंटिव की, ये सारे मुद्दई केसेस, की। हाँ ये सारे केसेस इधर करती भी मुद्दईया ये बीवी करती है, बस एक दावा करता है वो कंजुगल राइट्स का हस्बैंड, या फिर वो गार्डियनशिप के लिए कर सकता है या कस्टडी के लिए। बाकी सारे मेंटेनेंस भी वही मांगती है और डॉरी भी वही मांगती है, डावा भी वही मांगती है, ठीक है। बीवी सारा कुछ मांगती है, तलाक भी वही मांगती है, ठीक है। चले, पहला आपका उसकी तस्वीर या उसका आईडी कार्ड की कॉपी, दूसरा दावा जो आपने लिखा है, ठीक है वो। उसके बाद एक आ जाता है एड्रेस, फर्द पता उसे कहते हैं, ठीक है। फर्द पता जिसमें एड्रेस लिखा जाता है प्लेंटिव का कि ये मेरा एड्रेस है, ठीक हो गया। ये सीपीसी में भी यही है कि अगर वो एड्रेस नहीं लिखते तो इस एड्रेस की बिना पे भी उसका दावा खारिज हो सकता है, ठीक है। एड्रेस की बिना पे भी दावा खारिज हो सकता है, ये आर्टिकल 7 में बताया गया है, कंटेंट ऑफ प्लेट्स में बताया गया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैडम रुआ साहबा ने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि आगे आगे होता है कि वो 7 डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं जो हम अदालत में पेश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फर्द पेश करदा, ठीक है। एक फर्द पेश करदा होती है, ठीक है, जो कि जो हम साथ दावे के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होते हैं वो उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे हम साथ निकाहनामा लगा रहे हैं वो उसमें लिखेंगे, साथ हम लिख रहे हैं दूसरा वो लिस्ट सामान जायज़ वो साथ लिखेंगे। उसके अलावा अगर कोई शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लगाई है वो साथ लिखेंगे, अगर दावे की साथ कापी लगाई है वो साथ लिखेंगे। ये इससे होता है कि कल को अगर वो डॉक्यूमेंट जो हमने साथ लिखा है लिस्ट में पेश करदा में लिखा है, कल को अदालत की फाइल से नहीं भी मिलता तो ये हमारा कंक्लूसिव प्रूफ होगा। ये हम बता सकते हैं कि ये देखें हमने प्रेजेंट किया था, ये हमने लिखा भी था, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है फॉरेस्ट मुनहसरा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जिन पे हमने रिलाय करना है, जिनके पे हमने इन फ्यूचर रिलाय करना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट पॉसिबल है कि हमारे पास हो सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी के पोजेशन में हो सकते हैं, किसी दूसरे के पास हो सकते हैं, वो इन फ्यूचर हमने पेश करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम साथ लगाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा। उसके बाद हमने साथ ये लिस्ट गवाहान भी लगाते हैं, ठीक है। लिस्ट गवाहान सर सॉरी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों लगाते हैं? ये वकील पता तो चले ना कि कौन वकील है। पावर अटॉर्नी से बाद वकालतनामा। वकालतनामा जो वकील का है। वकालतनामे को पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं सर? जी मैडम, अच्छा, वकालतनामे को भी पावर अटॉर्नी कहते हैं और मुख्तारनामे को भी पावर अटॉर्नी कहते हैं। आपके जहन में मुख्तारनामा आ रहा था है? जी जी सर। हाँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद लिस्ट ऑफ गवान, लिस्ट गवान लगाते हैं और साथ ही अगर जितनी आप साथ कापीज लगा रही हैं फाइल के उस दावे के, ठीक है, जितनी डिफेंडेंट है उतनी आप कापी भी साथ लगाएंगी प्लस 2 एक्स्ट्रा। ये था सर आपका। इसकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली मतलब कोई मैडम मैं वो आपको फाइल लाजमी करूँगा, कल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। कल मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा, मैं मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा दावे पड़े हैं, मैं आपको एक या दो शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। चलें जी, ये था जो हमने प्रेजेंट दावा प्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। आगे है जी, आपको हो रही है स्क्रीन शो सबको? सर सॉरी, मैं आपसे एक वैसे जी हो रही है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने 70 केसेस किए हैं, ठीक है, 70 प्लस कह लो। 70 प्लस, ठीक है। हम्म, सर मैं आपसे ऐसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने मतलब कभी मतलब उनको सुलह की कोशिश की है, कभी इस तरह परसुएशन की है कि वो सुलह की तरफ जाएं और
क्या मतलब उनका क्या आपको रिएक्शन मिला है? मैडम मतलब आइदर इट्स मैडम फ्रॉम द वाइफ और हस्बैंड। मैडम मोस्टली तो ऐसा होता है कि एक्स पार्टी हो जाते हैं, एक्स पार्टी, वो एक तरफा हो जाते हैं। हम नोटिस भेजते हैं, वो आते ही नहीं है, डिफेंडेंट पेश ही नहीं होता। ठीक हो नहीं, गया। मेरा मतलब है सर कि वो आपने अपने मतलब प्रायर टू द प्लीडिंग आपने मतलब कोई सुलह की कोशिश करवाई है कि नहीं, कि आप इसकी तरफ ना जाएं, कि इफ देयर इज एनी लूप होल यू जी कैन मैडम रिजॉल्व। बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी कोशिश होती है। मैं ना मतलब ये ऐसा नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि वो घर बस जाए। ठीक है, घर बस जाए, क्योंकि वो जब एक जगह से उन्होंने तलाक लेनी है तो डेफिनेटली दूसरी जगह जहाँ पे जाएंगी वहाँ पे भी नहीं टिक करेंगी और उधर से भी तलाक हो जानी है। तो पहला जो हस्बैंड होता है वो ठीक होता है। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि ठीक है, इतना ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टीज जो कुछ मान जाती हैं, कुछ नहीं मानती। अब मैं आपको बताऊं, एक शादी हुई 4 दिन बाद वो लड़की आ गई हमारे पास तलाक लेने के लिए। वो तलाक क्यों ले रही हो, हम पूछ लेते हैं। तो कहती कि वो ना मेरे पसंद का नहीं है। मेरे पापा ने कहा कि आप इससे शादी करो, बेशक बाद अब में आप जो मर्जी करना, एक दफ़ा इससे शादी करो। मैंने पापा की बात मानी है, अब मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने तलाक लेनी है। तो ये नौबत है। ठीक है, हमने फिर भी उन्हें कहा कि आप जाएं उधर रहें, चले अभी तो 4 दिन है, अभी कुछ टाइम गुजारे, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कहते नहीं, मैंने लेनी है तलाक। ऐसे 100 वक़्त हैं जहाँ पे मतलब कोशिश होती है लेकिन नहीं मानते। एक एक और मैं आपको स्टोरी बताऊं कि एक हस्बैंड आया है, जो ट्रायल होता है ना, मुसालत अदालत भी करवाती है। ठीक हो गया, जब जवाब दवा आ जाता है तो वो मुसालत है। अभी हम पढ़ते हैं, फिर अगर पढ़ लेते हैं तो फिर ज़्यादा आपके क्वेश्चन रेज होते हैं, वहाँ आपको समझ भी आती। अदालत भी मुसालत का आती है। अदालत मुसालत ने मुसालत के लिए बीवी और हस्बैंड को बुलाया। अब हस्बैंड की एज तकरीबन 40+ थी और बीवी भी 30+ थी। अब हस्बैंड ने अपना जो वो पग होती है, पग उतार के बीवी के पैरों में रखी। बीवी चेयर पे बैठी थी और हस्बैंड उसके पैरों में बैठा था, उसको मना रहा था। बीवी कहती मैंने आपके साथ जाना ही नहीं है। ठीक है, तो एवरी केस हैज देयर ओन सर्कमस्टांसेस। हमें तो मतलब हम तो ज़्यादा उस पे नहीं जाते। ठीक है, वाइल हमारी ट्राई होती है, कोशिश होती है कि छोड़ दें। मैं आपको बता रहा था कि मोस्टली जो केसेस भी होते हैं तलाक के आते हैं। ठीक है, तलाक के आते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। जो लाहौर में इस वक्त वो 25,000+ केसेस पेंडिंग है, फैमिली केसेस। ये रेशो बहुत ज़्यादा है, जो कि तशवीशनाक है। सर चले जी। सर कोर्ट दो सर दफा एक्सक्यूज रिकंसिलिएशन मी की सर। कोशिश करती है ना। जी मैडम साहबा, क्या कह रही हैं आप? सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, ये जो हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है उसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम शॉर्ट समरी ऑफ विटनेसेस की भी लगाते हैं ना, जो वो डिपोज करने वाले होते हैं। जी मैडम, वो लिस्ट गवाहान होती है। ठीक है, जी बिल्कुल। सर वो ला समरी। ला हाँ, ला हमें यही कहता है कि आपने वो बताना भी है कि वो विटनेस जो सपोज के मिस्टर उस्मान को आप विटनेस बुला रहे हैं, तो विटनेस वो किस चीज़ का है, आया कि वो आपका डॉरी आर्टिकल्स का है, या डॉरी आर्टिकल्स में स्पेशल जो आपने सोना खरीदा था उसका है, जैसे सुनारे को बुला लेते हैं हम। ठीक है, गोल्ड्समैन को बता देते हैं, वो आपने लिस्ट भी बतानी है। लेकिन आज इधर ऐसा मैडम कोई प्रैक्टिस नहीं है। हम सिर्फ लिस्ट दे के आ जाते हैं कि ये हमारे गवाहान है। बाद में हम उसी गवाहान को सूरी उस पे वो चला लेते हैं, पूरे दावे में उसकी एविडेंस दे देते हैं। बाकी आपकी बात ठीक है, ये आगे इसमें पढ़ेंगे कि वो हमने मेंशन करना होता है कि वो विटनेस किसके लिए है, किस की चीज पे आके गवाही देगा। ओके, थैंक यू सर, जी थैंक यू। यही आपका पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। जी, और कोई क्वेश्चन कर रहा था? हेलो। सर अगर ये नहीं करवा सर अगर मिसाल के तौर पर डॉडी आर्टिकल्स वगैरह पर कोई दुकान वगैरह की जो है ना रसीद वगैरह पेश कर देती प्लेंटिफ की तरफ से, देन वो शहादत नहीं होती उस शॉप वाले की,
तो फिर इसका जो ऑनेस्ट प्रूफ टोटली प्लेंटिफ पर है, इसका नुकसान भी प्लेंटिफ को होगा, अदालत समझेगी अगर क्वेश्चन रेज कर देता है डिफेंडेंट की तरफ से। अदनान साहब, इस पे ना सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर बीवी ने मांगा है ना समान जायज़, तो उसको आप अदालत के कहे कि लाजमी आप मतलब रिसीप्ट लेके आए, रसीदें लेके आए। तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि रसीदें कोई संभाल के नहीं रखता, ना ही किसी को ये पता होता है कि कल को मैंने अदालत जाना है और मैंने ये डॉली का सामान जायज़ का दावा करना है, किसी को ये नहीं होता पता। इसलिए वो अदालत कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी वो रसीदें दे दे। ठीक हो गया सर मैंने एक चीज मैंने सुनी है, अभी उसमें कह रहे मैडम, हैं कि अभी हम ये क्वेश्चन का जी जी करें आर्टिकल क्वेश्चन। के बारे में ये जो कह रहे हैं कि उसमें ये होता है कि फादर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अब ये कि देखा जाता है, उसके बारे में विटनेसेस बुलाए जाते हैं कि हाँ मतलब जी मदर की जो थी मींस ऑफ अर्निंग्स क्या थे, सोर्सेज उनके क्या हैं, क्या थे, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही और है। जो वाइफ है उसके भाई है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है, ठीक है। जिस तरह के एक खातून थी, कहते हैं कि उसने 1 करोड़ डायरी आर्टिकल्स का दावा किया था, ठीक है। तो उससे फिर अदालत ने मतलब उसके जो फादर थे उनकी मतलब इतनी इनकम उनकी नहीं थी, और उसके जो भाई थे उनकी भी नहीं थी, और उन्होंने ये बताया कि जी मैं टीचिंग करती थी और मेरे पैसे जमा करके तो मतलब इतने किलो सोना और ये चीजें नहीं थी, तो मतलब वो केस जो था वो मतलब एक झूठा केस था, हाँ जी ठीक है। तो वो हाँ उस जी तरह से साबित हुआ। बस मैडम ऐसे ही होता है कि जो दावा दायर करते हैं ना, वो वकील साहबान ऐसे लगा देते हैं। अभी मैंने कुछ हफ्ते पहले दावा दायर किया था, जो कि एक पुलिस वाली की बेटी थी। वो भी ऐसे था कि 7 दिन, सिर्फ 7 दिन अपने हस्बैंड के पास रही है और फिर वापस आ गई है। नहीं, उसके साथ नहीं रहना उसका। फिर वो उसका जो मतलब फादर है, पुलिस वाला है, हमारे साथ अच्छी दोस्ती है, हमारे चंबड़ पे भी आ जाता है। तो हमने दावा दायर किया, वो कहता है समाज जायज़ लिख दो, कोई 22 लाख का बना दो। फिर मैंने लिस्ट बनाई है 22 लाख, 22.5 लाख की, जबकि उसने सामान जायज़ कोई मैक्सिमम भी दिया होगा तो 3-4 लाख का। ठीक है, तो ऐसे ही ये केस भी बना देते हैं, लेकिन कोर्ट्स जो है ना, कोर्ट्स भी समझदार हैं। वो कोर्ट जो केस करती है ना, जितनी अब सपोज के डॉरी आर्टिकल्स 10 लाख मांग लो, तो कभी कोर्ट ने 10 लाख डिक्री नहीं करना। कोर्ट ने उसका 50% करना है या उससे कम करना है, ज़्यादा नहीं करती। ठीक हो गया। तो ये साथ प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। चलें आगे हम चलते हैं। अभी हम पढ़ने दें, पढ़ नहीं तो फिर हमारे 12 बज जाएंगे, हमारा केस ये कंप्लीट नहीं होगा। इसमें हैं कोई टोटल 26 आर्टिकल्स हैं, हम पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करें तो आपके क्वेश्चन भी रेलिवेंट होंगे और आपको समझ भी आएगी। ठीक हो गया। चलें जी। कहते हैं कि एवरी सूट बिफोर फैमिली कोर्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। एक प्लेंट देंगे, एंड सच मैनर एंड सच कोर्ट एज में भी प्रेस्क्राइब, जो अदालत में वो पीछे प्रेस्क्राइब मतलब रूल्स में जो बताया गया उस मैनर्स के तहत होगा और उस कोर्ट में होगा। आगे वो बताया गया कि प्लेंट शैल कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स relating to dispute and shall contain the a schedule giving the number of witnesses intended to produce in support of plaint and name and addresses of witness and brief summary ऑफ फैक्ट्स टू विच दे वुड डिस्पोज। ये मैडम रुआ साहबा कह रही थी कि ये हमने ब्रीफ समरी भी देनी होती है कि ये गवाहान किसके लिए हैं। आया कि दावा आपका है सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, रिकवरी ऑफ डॉली आर्टिकल्स एंड रिकवरी ऑफ डावर। तो आपने बताना है कि ये जो आपने विटनेस लिखा है उस्मान, तो ये क्या डावर का गवाह है या समान जायज़ का गवाह है। क्योंकि डावर के गवाह निकाह के गवाह होते हैं और समान जायज़ के गवाह कुछ और हो सकते हैं, शॉपकीपर्स हो सकते हैं जिनसे हमने सोना खरीदा या जिससे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा, वो भी गवाह
हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है, हम बस लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे देते हैं, उन पे ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक्चुअली लॉ हमें कुछ और ही कहता है। आगे बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एंड कॉल एनी विटनेस विद at any later stage if court consider such evidence expedient in the court of justice। अब ये देखें, कोर्ट गवाह भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है कोर्ट विटनेस, एक होता है पार्टी विटनेस। पार्टी विटनेस ऊपर हमने जो लिस्ट दे देते हैं वही लिस्ट में आपके वो पार्टी विटनेस होगा। जो कोर्ट विटनेस कौन सा होता है? जिसको कोर्ट कॉल करती है, जिसको कोर्ट कॉल करती है कि उसके लिए भी हमें कोर्ट सोमोटो भी कॉल कर सकती है और हमें उसके लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि कोई पार्टी पब्लिकेशन दे सकती है कि इस पर्सन को आप कोर्ट विटनेस बुला लें। सपोज के हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा, ठीक है, और वो नेसेसरी है, मतलब विटनेस है। अब हम उसकी कॉल करते हैं तो वो हमारी तरफ से हमसे नहीं हम उससे बुला रहे हैं, नहीं आ रहा, तो हम आगे कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि उस विटनेस को कोर्ट बुला ले, हमारे कहने पे तो नहीं आ रहा। फिर कोर्ट मुनासिब समझती है तो उसको बुला सकती है। आगे कह रहा है कि वेयर प्लेंटिफ sues or relies upon document in his possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver a document or copy thereof to be filed with plaint। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है ये वही चीज़ ये जो मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट पेश करदा एंड फॉरेस्ट मुनहसरा। ठीक है, पेश करदा से मुराद वो डॉक्यूमेंट जो ऑन द स्पॉट आप पेश कर रहे हैं, जो दावे के साथ साथ लगा रहे हैं, और बाकी जो है वो आप दूसरा फॉरेस्ट में मुनहसरा लगा देते हैं कि ये हमने इन फ्यूचर पेश करने हैं, ये हमारे पोजेशन में नहीं है। ठीक है। और आगे हम सेक्शन क्यूएसओ पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन क्यूएसओ का जो सेक्शन 77 है, 77, ठीक है, वो नोटिस की बात करता है। ठीक है, जब हमने सेकेंडरी एविडेंस देनी होती है तो फिर पहले हम उस पर नोटिस देते हैं पार्टी को जिसके पास पोजेशन में वो है। ये हम जो मुनिसरा साथ लगाते हैं तो ये भी एक नोटिस होता है उस पार्टी के लिए कि वो आगे कोर्ट वो पेश करे, अदालत को कोई नोटिस होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये उस पार्टी के पास है, वो आगे पेश करे। अगर नहीं पेश करता तो फिर वो कोर्ट मतलब उसको हमें कह सकती है कि आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे दें। ठीक हो गया। सर इस आगे पॉइंट को प्लीज रिपीट करेंगे, आप क्या कह रहे हैं? मैडम, जब हम दावा दायर करते हैं ना, ठीक है, तो साथ डॉक्यूमेंट्स साथ लगाते हैं। ठीक हो गया। सपोज कि हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा दायर कर रहे हैं, ठीक है, और डावर का दावा दायर कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास वो निकाहनामा नहीं है, निकाहनामा डिफेंडेंट के पास है, तो हम मुनहसरा एक मैं आपको कल ना तस्वीरें भेजूंगा सारी, ठीक है, उस पर लिख देंगे कि ये निकाहनामा अभी डिफेंडेंट के पास है। ठीक है, तो डिफेंडेंट को एक नोटिस मिल जाएगा कि ये आपके पास है, तो आप प्रोड्यूस करें। मैंने फिर बात की है क्यूएसओ के सेक्शन आर्टिकल 77 की। अगर किसी ने पहले क्यूएसओ पढ़ा है तो उसको पता चल जाएगा। उसमें ये आता है कि अगर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो आपने प्राइमरी एविडेंस देना है। अगर प्राइमरी एविडेंस आपके पास नहीं है तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस आपकी देने के लिए पहले आपको नोटिस देना होता है 77 का। जी नाजगुल साहबा। सर सेकेंडरी एविडेंस क्या होता सेकेंडरी एविडेंस वो चीज़ होती है, सपोज कि आपके पास असल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी फोटो कापी है। ठीक है, असल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास फोटो कापी है, तो आप वो फोटो कापी आपकी सेकेंडरी एविडेंस है। आपका जो आईडी कार्ड है वो प्राइमरी एविडेंस है। आपके आईडी कार्ड की जो फोटो कापी है वो सेकेंडरी एविडेंस है। यानी प्राइमरी एविडेंस ना हो तो बस हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक हो गया।
आगे वो ये 3 में यही बता रहा है कि प्लेंटिफ जो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में है या पावर में है तो उसने वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर वो बाद में कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी कि आप पेश कर दें। ठीक है, वो यही बता रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट जो उसके पास है तो उसने ऑन द सेम टाइम डिलीवरी करेगा, वही डॉक्यूमेंट को प्लेंट के साथ लगाएगा उसकी कॉपी वगैरह। फिर बता सर रहे कि यानी कि अगर वो मुनस्सरा में ये ऐड करे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पोजेशन में नहीं है, आई थिंक हाँ 724 के तहत या 726 के तहत, तो कोर्ट जो है उस दूसरे बंदे को ऑर्डर करेगी कि आप डॉक्यूमेंट्स पेश करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। आगे फिर कह रहे हैं कि वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉट इन हिज पोजेशन, ठीक है, और पावर एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन लिस्ट टू बी अपेंडेड टू प्लेंट। वो लिस्ट अपेंडेड जो होती है जो जिसको आपकी कहते हैं मुनिसरा, उस पे लिख दिया जाता है। फिर आगे है जी, अच्छा, ये एप्लीकेशन तो नहीं देनी होती ना कोर्ट को कि आप दूसरी पार्टी से कहें कि ये उसको प्रोड्यूस करें डॉक्यूमेंट्स को? मैडम वो जो नोटिस वो हमने फॉरेस्ट मुनिसरा पे जो लगा दिया है वो एट सेल्फ एक नोटिस होता है। ठीक है, एट सेल्फ एक नोटिस होता है। हम कोर्ट को कह सकते हैं कि वो मैंने लिस्ट में लिख दी कि ये वो फाइल देखे हैं उसमें मैंने लिखा है, और कोर्ट उनको ऑर्डर करे वो नोटिस वो डॉक्यूमेंट पेश करें। ठीक है, ठीक है सर। चलें, वो जब वो मीटिंग एंड हो जाए तो मुझे कोई सेल पे कॉल कर देगा, मुझे पता नहीं चलता फिर कि मीटिंग एंड हो गई है, पहले भी मुझे पता नहीं चला। चलें जी, आगे है जी 4, द प्लेंट शैल बी अकम्पेनीड बाई as many duplicate copies thereof including schedule and list of documents referred in subsection 3 and as defendant in suit for the service upon defendant। तो कह रहा है कि जितनी आपके ये हैं दूसरे होंगे डिफेंडेंट होंगे उतनी आपने फोटो कापी दावे की कापियाँ लगानी है। सपोज के 2 डिफेंडेंट हैं तो आपने 2 दावे की साथ कापियाँ लगानी हैं। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 8, इंटीमेशन टू डिफेंडेंट। अब दावा दायर हो गया, ठीक हो गया, दावा दायर हो गया तो चलें इसमें ना मैं देख रहा था, मैं इधर से आपको पढ़ाता हूँ। इसमें सेक्शन 4 में थोड़ी अमेंडमेंट है, उसमें सबको पता होगा अमेंडमेंट, मैं इधर से आपको अमेंडमेंट पढ़ाता हूँ। वो अमेंडमेंट है जी ये है, मैडम मैडम चलें 3 मिनट तक मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा, ये है आपका जो थोड़ा उन्होंने किया है अमेंडमेंट उन्होंने दी है, उसमें ये बता रहा है कि अगर दावा आपने प्लेंट किया है एक डेजोलेशन का दावा किया है बीवी ने, तो वो साथ बाकी भी सारे क्लेम मांग सकती है। ठीक हो गया, ये है। आपको हो रही है सबको शो? जी सर। हाँ, वो कह ये है प्लेंट प्रोवाइडेड दैट द प्लेंट ऑफ डेजोलेशन में कंटेन ऑल क्लेम डॉरी मेंटेनेंस डावर पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टडी एंड विजिटेशन राइट्स, ये सारा कुछ बीवी एक साथ मांग सकती है। बाकी उसमें सारा कुछ वही कुछ है। ठीक हो गया, बीवी डॉरी आर्टिकल के साथ बाकी चीज़ें भी मांग सकती है। ठीक हो गया। आगे है जी डिफेंडेंट इंटीमेशन टू डिफेंडेंट।
कह रहा है कि वेयर प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू फैमिली कोर्ट इट may fix a date not more than 30 days for the appearance of defendant. अच्छा, ये मैडम रुआ साहबा, ये आपका आपके जो सिंध में है वो भी यही ला चल रहा है, 30 डेज है, ये 15 दिन है? 15 डेज था, जी नहीं 30 डेज समन्स का। 30 डेज है? जी सर। नहीं, इधर पंजाब में अमेंडमेंट हुई है, उधर 15 दिन है। पहली जो डेट होती है वो होगी आपकी 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। सर हाँ शायद फिर सर 15 डेज था, फिर पता नहीं वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराने के लिए था, पता वो मुझे याद नहीं। मैं यही एक्ट पढ़ रही थी जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, वो ही वाला। नहीं, उधर हमारे पंजाब में ना अमेंडमेंट हो गई है, वो पहली डेट 15 दिन से ज्यादा नहीं होती। पहली चलिए डेट सही। बस सर ये मैंने सुना था कि 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने केस फाइनल कर देना है। हाँ, ये आगे हमने पढ़ना है, ठीक है। ओके सर, ओके। सर 15 डेज किस चीज के लिए? 30 डेज टू रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, 15 डेज किस चीज के लिए? 15 दिन मैडम होंगे आपके उसके लिए, जवाब दावा के लिए। पहली डेट होगी सर वो 15 दिन से 30 ज्यादा डेज में नहीं 15 दिन, ठीक है। पहली डेट हमारी 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी, ठीक हो गया। अब उसमें भी यही कुछ आ रहा है। सर ये फैमिली के लिए या सिविल? सर मैंने तो नहीं 30 पढ़ा है आई थिंक। ये मैडम फैमिली के लिए स्पेशल है, स्पेशल फैमिली के लिए, अच्छा 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 अच्छा। ठीक हो गया। चलें, मैं इधर आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको शायद नजर कौन नहीं सी आ रहा। सेक्शन है, कौन सी सेक्शन है ये 8 जिसमें सेक्शन, ये 8 सेक्शन है, ये देखें, आपको नजर आ रहा है अब? ये अमेंडमेंट का दिखा रहे हैं आप? हाँ, ये अमेंडमेंट है। अब मेरे पास वो दूसरी बुक में तो है, लेकिन मैं आपको भी